ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस थर्ड लेक्चर जो हमने बूस्टर सीरीज स्टार्ट किया है आईआईटी जैम के लिए, जिसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मतलब थियरीज तो आपने बहुत पढ़ ली है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हम उस थियरी को अप्लाई कैसे करें। ठीक है, मतलब बहुत ही कम चीज़ों को याद रख के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ये हमारा मोटिव है, राइट। इसमें ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हम बना चुके हैं, इसमें हम 5-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार चेक कर लीजिए, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो एक्चुअली क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, तो हाँ थोड़ा सा इसमें कंप्यूटेशन वर्क भी है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि कंप्यूटेशन वर्क नहीं है। सो लेट अस सी कि इसको टैकल कैसे करना है और ऑप्शन को कैसे चेक करना है। तो बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि 2 वेरिएबल का फंक्शन है, और हमें जो भी चीज़ें चेक करनी है वो 0 0 पे चेक करनी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्या चेक करना है कि f कंटिन्यूस है कि नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस है कि नहीं, f डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और अगर f डिफरेंशिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है कि नहीं। तो 3 चीजें हैं, एक फंक्शन की कंटिन्यूटी, एक पार्शियल डेरिवेटिव्स की कंटिन्यूटी एंड एक फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम इसमें एक एक करके चेक नहीं करने जाएंगे, हम क्या करते हैं कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। देखो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो पक्के से कंटिन्यूस भी होगा। तो अगर ऑप्शन सी ट्रू हो गया तो ये भी ट्रू हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी से चलते हैं, राइट। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इट एंड लेट अस सी कि क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। ओके, सो देखते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हुआ ना तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसकी गारंटी नहीं होती है, समझ रहे हो। नॉट कंटिन्यूस हो तो नॉट डिफरेंशिएबल होता है। तो नोट लिख लो कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, बट नॉट कंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक छोटा सा नोट आप लोग याद रख लो, ठीक है। ओके, सो लेट अस चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। तो बेसिक ही फंक्शन का जो डेफिनेशन लगाएंगे डेरिवेटिव का, क्या होता है, लिमिट हम लोग ले लेते हैं h कॉमा के टेंड टू 0 कॉमा 0 एफ ऑफ h कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन नॉर्म ऑफ h कॉमा के। ये बेसिक आपका डेफिनेशन है डेरिवेटिव का। नाउ यहाँ पे हमने जैसे डेफिनेशन में क्या होता है, a प्लस एच बी प्लस के आपने देखा होगा, बट यहाँ पे हमारा a और b 0 0 है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पोलार कोऑर्डिनेट से चेक करते हैं। लेट h इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड k इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो फंक्शन अगर बना हुआ है तो अगर हमें 0 0 पे चेक करना है तो डबल वेरिएबल में मतलब मल्टीपल वेरिएबल में क्या होता है, हमें हर एक पाथ से डेरिवेटिव चेक करना होता है, हर एक पाथ से सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं डेरिवेटिव की। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पोलार कोऑर्डिनेट में चेक कर रहे हैं। पहले इस रेडियस में जाएंगे, फिर रेडियस को और छोटा करेंगे, फिर रेडियस को और छोटा करेंगे, ऐसे करते करते सारे पाथ को कवर कर लेंगे और 0 की तरफ टेंड करेंगे, आर को 0 की तरफ टेंड कराएंगे। ये हमारा प्लान है। तो नॉर्म ऑफ एच के क्या होगा, यहाँ पे नॉर्म ऑफ एच के बेसिकली होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वो हो जाएगा, क्योंकि पोलार है, पोलार में आपको पता ही है अंडर रूट ऑफ यही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो आर हो जाएगा। तो आप निकालोगे इसको, तो लिमिट एच कॉमा के टेंडिंग टू 0 कॉमा 0। अब ओके सॉरी, यहाँ पे एच कॉमा के नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब हमने अपना जो वेरिएबल है ना वो आर में चेंज कर दिया है। तो एज जैसे ही एच कॉमा के 0 की तरफ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एच कॉमा के अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरा 0 की तरफ जाएगा, तो आर भी 0 की तरफ जाएगा। तो लिमिट आर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा ये। और एफ ऑफ एच के क्या हो जाएगा, एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन ये क्या हमने निकाला है आर। तो r टेंडिंग टू 0 है, बट r 0 नहीं है, तो ये मतलब r 0 नहीं है तो ये क्वांटिटी भी 0 नहीं है और ये क्वांटिटी भी 0 नहीं है। तो ये x है और ये y है, तो x और y दोनों 0 नहीं है, तो x इंटू वाई भी 0 नहीं होगा। तो अपन कौन सा डेफिनेशन लेंगे फंक्शन का, ये वाला। तो अप्लाई करो, तो लिमिट r टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, साइन 1 अपॉन आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 1 अपॉन वाई। तो 1 अपॉन वाई क्या है, आर साइन थीटा। और एफ ऑफ 0 0 पे देखो वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर। तो एक आर तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, राइट। अब देखो जैसे ही आर 0 की तरफ जाएगा, तो आर 0 की तरफ जा रहा है, तो देखो ये जो चीज़ है कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 पे जाएगा कॉस 0, ये क्या है 1 अपॉन 0 बन जाएगा ना,
क्योंकि यहाँ पे r है, तो साइन 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी पे बनेगा। साइन इन्फिनिटी मतलब क्या, साइन में कुछ भी वैल्यू हो उसका वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये जो भी वैल्यू रहेगी वो -1 से 1 के बीच में रहेगी। और ये क्या है, r, तो r इंटू 1 इंटू -1 से 1 के बीच में कोई तो वैल्यू है, प्लस यहाँ पे भी क्या है r इंटू, ये तो ऑलरेडी, ये तो 0 पे जा रहा है और ये भी -1 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू देगा। ठीक है, अब r 0 पे जा रहा है तो ये पूरा का पूरा 0 पे जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 पे जाएगा, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, राइट। तो फाइनाइट आ गया, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। तो ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन ए भी गलत है, राइट, इजी। ऑप्शन ए और सी तो हमने कर दिया कि रॉन्ग है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। अब देखो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है ये हमें पता चल गया है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव उसका ले सकते हो। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया है, तो जिसने एक बार नहीं देखा जाके कल का वीडियो मतलब लेक्चर नंबर 2 देख ले, उसमें मैंने बताया है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो फंक्शन हमारा ये है, हमने बताया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो पहले डेल एफ बाय डेल एक्स करते हैं, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तभी कर सकते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, याद रखना। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक्स स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव कॉस 1/x इंटू -1/x² प्लस साइन 1/x ऐसे रहेगा तो 2x इंटू साइन 1/x, और ये जो भी लिमिट है यहाँ पे, और ये क्वांटिटी तो हो जाएगी 0। ठीक है, तो ये और ये कट भी जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ वापस, x² तो माइनस यहाँ पे बचेगा -1/cos x, तो इसको अपन कर देते हैं -1/cos x। ठीक है, सिंपल है, बस थोड़ा कंप्यूटेशन ज़्यादा है। सेकंड में अगर लेंगे तो सेकंड वाला तो इजी आ जाएगा, यही टर्म आएगा, cos 1/x प्लस 2x sin x 1/x, थर्ड 0 आएगा, फोर्थ भी 0 आएगा। ठीक है, तो अब ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव तो हमने ले लिया, अब हमें बताना है कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो 0 0 पे चेक करना है, तो 0 0 पे देखो क्या होगा, 0 0 पे ये चीज़ जब x और y दोनों 0 पे जाएगा तो ये तो पूरा 0 पे जाएगा। ठीक है, बट ये जो चीज़ है cos इन्फिनिटी हो जाएगा, वो इन्फिनिटी पे आएगा, तो ये -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही लिमिट की, तो मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है ऐसे ऐसे। 0 0 आता तो सब कुछ 0 0 हो जाता ना, लिमिट का मतलब क्या है कि सारे लिमिट बराबर होना चाहिए, x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 पे। तो डेल एफ बाई डेल एक्स कंटिन्यूस नहीं है, ऐसे ही डेल एफ बाई डेल वाई भी कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो दोनों कंटिन्यूस क्या हो गए, नहीं आ गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल तो है बट ये दोनों कंटिन्यूस नहीं है, तो आपको कुछ चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी ये लॉजिकल मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें 6x6 का, तो बहुत सारे बच्चे तो ये 6x6 देख के छोड़ देते हैं यार कि इतना बड़ा कंपटीशन कौन करेगा, वो भी आइगन वैल्यू निकालना है, तो हम स्टैंडर्ड आइगन वैल्यू का सोचने लगते हैं कि हम a मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा आई करके निकालेंगे 6x6 का, तो बहुत लंबा चला जाएगा। डोंट डू डैट। देखो इसमें कुछ नोट्स हैं वो आपको याद रखना है। नोट्स क्या है ना, अगर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन ले लेते हैं, देन दूसरा नोट्स क्या बोलता है, पी लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी ए। पी क्या है, पी है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब पी ऑफ एक्स कैसा होगा, ए नॉट एक्स रेस टू एन प्लस ए वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। ठीक है, तो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है ए का, तो पी लैम्डा आइगन वैल्यू होगा पी ए का। अब इस क्वेश्चन को उठाते हैं और ट्राई करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे पी एक्स कंसिडर करता हूँ एक्स रेस टू 5 माइनस बी एक्स माइनस ए, मतलब ये जो हमें दिया है ना एम रेस टू 5 इज इक्वल टू ए आई प्लस बी एम, इन सबको इधर लेके आया और m को मैंने x ले लिया, तो m x है तो x रेस टू 5, bm है तो bx, और ये तो आइडेंटिटी है तो पॉलिनोमियल में तो चला जाएगा, आइडेंटिटी मतलब 1 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, नाउ हमने क्या बोला कि अगर m का आइगन वैल्यू a का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो p लैम्डा आइगन वैल्यू होगा pa का। तो देखो उधर क्या दिया हुआ है, 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m, तो 2 लैम्डा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2,
is an eigenvalue of m, then p2 is an eigenvalue of, और ये इक्वल टू 0 है क्योंकि हमने सबको इधर लेके आया ना, इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी एम। तो इसमें पी एम जब रखेंगे, ठीक है, तो पी एम क्या है, इसमें अगर हम पी एम रखते तो देखो हमें मिलता क्या है, पी एम रखने पे हमें यही वाला चीज़ मिल जाएगा ना। तो उसका आइगन वैल्यू कितना है, पी टू है, एक्स की वैल्यू 2 रखने पे, तो 2⁵ कितना होगा, 32 माइनस 2b माइनस a 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a प्लस 2b इज 32। सिमिलरली -1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m, देन p ऑफ -1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस। तो p की जगह -1 रखने पे देखो हमें क्या मिल रहा है, -1 प्लस b माइनस a इज 0। तो a माइनस b इज इक्वल टू -1। तो a माइनस b इक्वल टू -1। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें देखो क्या मिलेगा, ये हो गया, हमें मिलेगा 3b इज इक्वल टू 33। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो b की वैल्यू 11 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों में से कोई एक तो सही है। तो b की वैल्यू 11 है, तो a माइनस 11 इज इक्वल टू -1। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बस छोटा सा याद रखना था और कुछ नहीं याद रखना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो m एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है और n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है, नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स विथ m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन हमें आइगन वैल्यू बताना है कि अल्फा इज एन ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कुछ एक मैट्रिक्स m है और उसमें अल्फा इंटू आई m प्लस आई अल्फा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें बताना है कि उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखो ये भी थोड़ा सा नोट याद रखना पड़ेगा। क्या है वो नोट, पहले तो हमने जो अभी पीछे नोट देखा वही था। दूसरा ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स होता है ना a n क्रॉस n का, सच दैट a रेस टू k 0 हो जाता है। k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। और नील पोटेंट मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, 0। ऑल आइगन वैल्यूज आर 0। और दूसरा नोट पीछे हमने जो लिखा था कि अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है a का, तो p लैम्डा आइगन वैल्यू होगा pa का। तो हमें क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर इज 0। तो हमारा यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 2। तो इट इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो m क्या हो गया, नील पोटेंट मैट्रिक्स। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो लैम्डास क्या हो जाएंगे, 0, जितने भी साइज आप लेते हो। मान ले कि मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, दोनों के दोनों क्या हो गए, 0। अब देखो हमें किसकी आइगन वैल्यू पे कमेंट करना है, हमें m प्लस अल्फा आई के, m माइनस अल्फा आई के और अल्फा आई माइनस m के आइगन वैल्यू पे कमेंट करना है, ठीक है। तो अगर मैं एक px बनाऊं, px इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस एक्स। तो अगर 0 और ये इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये इक्वल टू क्या है, 0 लेते हैं। तो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है m का, तो p लैम्डा आइगन वैल्यू होगा किसका, pm का। तो इसमें m रखने पे हमें यही मिलेगा, है ना। तो p ऑफ 0 क्या मिलेगा, देखो 0, ये 0 हटा देते, 0 नहीं होगा, सॉरी 0 हो जाएगा और अल्फा बचेगा। तो p0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ p0, जो भी आ रहा है। p0 मतलब अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा आई। सिमिलरली यहाँ पे जब हम p इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ m माइनस लैम्डा आई, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखने पे अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा आई माइनस m। तो देखो m प्लस लैम्डा आई का आइगन वैल्यू क्या मिला, अल्फा, m माइनस अल्फा आई का आइगन वैल्यू क्या मिला, माइनस अल्फा, और अल्फा आई माइनस m का आइगन वैल्यू क्या मिला, अल्फा। तो पहला ऑप्शन देखो, अल्फा इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा एंड m माइनस अल्फा, नहीं, क्योंकि इनके दो अलग अलग हैं। अल्फा इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा आई एंड अल्फा आई माइनस m। तो ये आई थिंक करेक्ट है, इसका भी अल्फा है और इसका भी अल्फा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
और बाकी दोनों भी इनकरेक्ट है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बस प्रीवियस वाला जो हमने ये पढ़ा था ये अप्लाई किया और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो लेट अस सी कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। उसके बाद बोला द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेट टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन मतलब दिस इक्वेशन इफ एफ एक्स वाई इंटू एल वाई इक्वल टू 0 बिकम एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या होता है वो आपको पता भी होगा, बट अभी मैं बता भी दूंगा। उसने क्या बोला, इफ एफ एक्स वाई इज दिस देन एफ इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं वो बताना है, और उसके सॉल्यूशन पे चर्चा करनी है। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो देखो, कभी भी आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, वो इस फॉर्म का होता है, एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो आपको एग्जैक्टनेस के लिए क्या करना पड़ता है, डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर आ गया, तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। ठीक है, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है कि अगर आपका ये इक्वल नहीं आ रहा है, मान लो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे और फिर जो एम और एम की वैल्यू में जो चेंजेस आएंगे, फिर हम जब ये निकालेंगे ना, तो वो एग्जैक्ट बन जाएगा और कुछ नहीं है। तो उसने बोला है कि ये इंटीग्रेशन फैक्टर है कि नहीं, पहले तो ये चेक करो। तो सबसे पहले अपन अपना इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो ये एम डी एक्स का काम कर रहा है और ये एन डी वाई का काम कर रहा है, मतलब इस फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन फैक्टर होने के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/x² y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/x² x dy इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते तो देखो हमें क्या मिलेगा, जैसे अगर y लेके काट देंगे तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस यहाँ से x और x काट देंगे तो 1/xy² dy इज 0। अब ये हो गया मेरा m नया वाला और ये हो गया मेरा नया n। अब एग्जैक्ट होगा तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो m क्या है, देखो m है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि x को बाहर ले लेंगे, y से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/y माइनस 1। तो डेल एम बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, 1/x², 1/y का डेरिवेटिव -1/y², मिला -1/x²y²। अब डेल एन बाय डेल एक्स की करते हैं, n क्या है हमारा 1/xy², तो डेल एन बाय डेल एक्स क्या होगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²y², दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ये एग्जैक्ट है कर रहा है, मतलब ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो ऑप्शन डी तो ऐसे गलत हो गया, क्योंकि उसने एफ इज नॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया था, तो ऑप्शन डी को तो हमने छोड़ दिया। अब जब भी एग्जैक्ट होता है ना, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन जब एग्जैक्ट बन जाता है ना, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसका एक जनरल फॉर्म है जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा। ठीक है, तो वो क्या है वो मैं एक बार बता देता हूँ। ओके, सो जब भी आपका एग्जैक्ट हो जाता है तो वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, और यहाँ पे वो टर्म्स लेने हैं टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बना था वो क्या बना था, उस पर एक बार जरा सा फटाफट देख लेते हैं। तो 1 माइनस वाई अपॉन x² वाई डी एक्स प्लस 1/xy² dy इक्वल टू 0, ये था मेरा m और ये था मेरा n। तो देखो टर्म्स ऑफ n वो लेने जो x से फ्री हो, बट x में n में एक ही टर्म है जिसमें x आ रहा है, तो ये फ्री नहीं है, तो n की वैल्यू क्या होगी 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ m करना है, तो 1 माइनस वाई अपॉन x² वाई डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी 0 नहीं होगा, c होगा, c कांस्टेंट। तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डी एक्स इज इक्वल टू c। तो 1 माइनस वाई अपॉन वाई और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विच इज -1/x। तो ये मुझे क्या दे देगा, -1/x इज इक्वल टू c। अब मुझे y को एक साइड रखना है और बाकी सबको एक साइड भेजना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, तो y -1/y इज इक्वल टू xc। सो y -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xyc। तो ठीक है, तो y यहाँ से क्या हो जाएगा, xyc + 1। अब देखो
जो सॉल्यूशन है हमारा वो इसी फॉर्म में y इज इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ एक्स वाई वन माइनस वन माइनस, अब हमें एडजस्ट करना है कि कौन सा वाला सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे ना c इक्वल टू अगर मैं माइनस k ले लूँगा ना तो देखो y क्या मिलेगा, 1 माइनस के एक्स वाई, ठीक है, 1 माइनस के एक्स वाई। तो पहला देखो f इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस के एक्स वाई इज नॉट अ जनरल सोल्यूशन, तो ये तो गलत हो गया है, तो सोल्यूशन आ रहा है। f इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर एंड दिस इज ए जनरल सोल्यूशन, ये भी गलत है। f इज एन इंटीग्रेशन फैक्टर एंड दिस इज नॉट इट्स जनरल सोल्यूशन, तो यहाँ पे इसने नॉट बोला है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है ना तो इसका माइनस कॉमन ले लोगे तो भी उसका सॉल्यूशन रहेगा, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनता है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था और यहाँ पे नॉट को नोटिस करना था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब वर्ड्स के साथ खेलने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो है वो कॉची यूलर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जिसको ये नहीं आ रहा है तो कभी कभी क्या है कि आप थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ो, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और उसका सॉल्यूशन की बात किया जो कि यहाँ से पास हो रहा है। तो मान लो कि आप भूल चुके हो कि कॉची यूलर क्या है, तो सबसे पहले तो इनको जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से पास हो रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो सब यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये तो काम नहीं आया है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, सारे y के लिए इसको देख लो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, किस y के लिए, तो जो सेटिस्फाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बट ये कॉची यूलर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन इसको इस फॉर्म में लिख दिया x ग्रेटर देन 0, तो अपन क्या करते हैं कॉची यूलर में x इक्वल टू ई रेज़ टू z लेते हैं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है 2d माइनस वन प्लस 3d माइनस वन इज 0, तो 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3d माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो 2d स्क्वायर प्लस d माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन प्लस और माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac प्लस 4ac, तो हो जाएगा 8 अपॉन 2a, तो 4 माइनस वन प्लस और माइनस 3/4, तो क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस 3/4 माइनस वन प्लस 3/4, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया माइनस वन और यहाँ से हमें क्या मिल गया 1/2, ठीक है। तो ये अपने को d की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म होके log x क्या हो जाता है, z हो जाता है, तो दो डिफरेंट वैल्यू मिला है, तो अपना z का सॉल्यूशन क्या हो जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है c1 e रेज टू दिस z1 x, अरे सॉरी, ओके सो सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। तो अभी तक हमने दो रूट निकाले, अगर हम देखें तो d इक्वल टू माइनस वन एंड d इज इक्वल टू हाफ निकले, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, c1 e रेज टू दिस कांस्टेंट टाइम्स ऑफ z1, तो माइनस z प्लस c2, मतलब c1 e रेज टू m1x प्लस c2 e रेज टू m2x होता है ना, और ये मेरा m1 है और ये मेरा m2 है, तो c2 e रेज टू माइनस प्लस 1/2 लॉग सॉरी लॉग अभी नहीं आएगा, तो e रेज टू z/2 आ जाएगा। तो c1 e रेज टू हमने x इक्वल टू क्या लिया था, e रेज टू z, तो log x इक्वल टू क्या हो जाएगा z, तो माइनस z क्या हो जाएगा, माइनस log x प्लस c2 e रेज टू 1/2 log x, तो ये क्या हो जाएगा c1/x प्लस c2 रूट x, ये हो गया मेरा y। अब देखो ये कहाँ से पास हो रहा है, 1,1 से, राइट। तो अगर हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन अगर यहाँ से निकालने हैं तो हमें एक बार c1 इक्वल टू 0 एंड c2 इक्वल टू 1 रखना होगा और एक बार c1 इक्वल टू 1 एंड c2 इक्वल टू 0 रखना होगा। लाइक बेसिस हम निकालते हैं ना दो इंडिपेंडेंट बेसिस, तो उस टाइप का ही है। तो y इक्वल टू देखो क्या होगा, एक तो रूट x बन जाएगा और एक y इक्वल टू क्या होगा 1/x बन जाएगा। तो देखो ये 1,1 से पास भी हो रहा है, तो दो सॉल्यूशन है इसके, तो यहाँ पे एक ही दिया तो ये वाला करेक्ट है, तो ऑप्शन में ये वाला भी दे सकता था, मल्टीपल सिलेक्टिव में क्या पता ये वाला भी दे देता ऑप्शन डी की जगह पर, तो अपन उसको भी टिक कर जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे।